क्या हो जब आप ट्रेन में फंस जाएं, जहां आप और कुछ लोगों के अलावा ज़ॉम्बीज़ ही ज़ॉम्बीज़ हो तो क्या करोगे। तो कहानी की शुरुआत में हम एक मिनी ट्रक को क्वारंटाइन जोन के पास जाता हुआ देखते हैं, जहां वहां के वर्कर्स के द्वारा ट्रक को डिसइंफेक्ट किया जाता है। ट्रक ड्राइवर एक वर्कर से पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है और वर्कर बताता है कि बायोटेक डिस्ट्रिक्ट में एक माइनर लीकेज हुआ है, लेकिन कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। ड्राइवर जब आगे जाता है तो उसके फोन पर कॉल आता है। वो अपने फोन कॉल को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी उसके ट्रक से सड़क पर कुछ टकरा जाता है। वो ट्रक से बाहर निकलता है और देखता है कि उसने एक हिरण को अपने ट्रक से कुचलकर मार दिया है। और जब वो अपने ट्रक को देखता है तो उस टक्कर से उसके ट्रक में कोई भी डेंट नहीं आया होता, इसीलिए वो ट्रक लेकर चला जाता है। और हम ये देखते हैं कि वो हिरण वापस से जिंदा होकर खड़ा हो जाता है और उसकी आंखें भी अजीब सी हो जाती हैं। फिर हम सेओक्वू को देखते हैं, जो कि एक फंड मैनेजर है। वो अपने क्लाइंट से फोन पर बात कर रहा था और कुछ शेयर्स की सेल्स पर डिस्कशन कर रहा था। वो अपने लैपटॉप में एक न्यूज साइट पर स्क्रॉल करता है, जिसमें एक रिजर्वॉयर में मछलियों की रहस्यमय तरीके से मरने की रिपोर्ट होती है। फिर उसका असिस्टेंट किम अंदर आता है। सेओक्वू किम से बायोटेक डिस्ट्रिक्ट कंपनी के सारे शेयर्स को बेचने के लिए कहता है, लेकिन किम कहता है कि सर, अगर हमने उस कंपनी के शेयर्स को बेच दिया तो छोटे ट्रेडर्स और कंपनी को बहुत नुकसान हो सकता है। दोस्तों, आप यह शेयर्स को बेचने वाली बात याद रखिएगा। सेओक्वू किम से कहता है कि तुम मुझे ये मत समझाओ कि क्या सही है और क्या गलत है। मैं तुम्हें जैसा कहता हूँ तुम वैसा ही करो और ये मत भूलो कि तुम किसके लिए काम करते हो। दरअसल सेओक्वू बहुत ही सेल्फिश टाइप का इंसान है। वो हमेशा अपने काम से व्यस्त रहता है और इसे सिर्फ अपना मुनाफा दिखाई देता है और फैमिली को टाइम न देने के चक्कर में इसकी पत्नी भी इससे अलग रहती है। बाद में वो अपनी कार पार्क करता है और अपनी एक्स वाइफ से फोन पर झगड़ता है, क्योंकि इसकी बेटी स्वान का अगले दिन जन्मदिन है और इसीलिए उसकी माँ अपनी बेटी से मिलना चाहती है, जो कि बुसान शहर में रहती है। लेकिन सेओक्वू अपनी बेटी स्वान को अकेले नहीं जाने देना चाहता। वो घर आता है जहाँ उसकी माँ उसके लिए दरवाजा खोलती है। जब वो अपने बेटी स्वान के कमरे में जाता है तो वो देखता है कि स्वान अपनी माँ से फोन पर बात कर रही है। स्वान कहती है कि मॉम, मैं अकेले ही ट्रेन लेके आपसे मिलने आ सकती हूँ, पर तभी वो अपने पिता की आहट सुनती है और फोन काट देती है। सेओक्वू स्वान के पास बैठता है और उससे एक हफ्ते इंतजार करने के लिए कहता है, क्योंकि तब तक में उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा। काम कम होने के बाद ही वो स्वान को बुसान लेकर जाएगा। साथ ही वो स्वान को उसके जन्मदिन का गिफ्ट पहले ही दे देता है। स्वान गिफ्ट खोलती है तो उसमें से वही चीज निकलती है जो सेओक्वू ने स्वान को क्रिसमस में दिया था। सेओक्वू स्वान से पूछता है कि वो अपने जन्मदिन में क्या चाहती है। स्वान कहती है कि वो अपनी माँ से मिलने जाना चाहती है और वो ये भी कहती है कि अगर आप मुझे उनसे मिलने नहीं लेकर जाओगे तो मैं अकेले ही चली जाऊंगी, जिससे आपका समय भी बर्बाद नहीं होगा। फिर सेओक्वू बाहर आता है, जहाँ उसकी माँ उससे स्वान के बारे में बात करती हैं। वो उसे कहती है कि जब तुम बुसान जाना तो अपनी पत्नी से बात करके सब कुछ पहले जैसे ठीक करने की कोशिश करना, ताकि तुम्हारी बेटी स्वान को दोनों का प्यार मिल सके। फिर उसकी माँ उसे एक कैमरा देती है जिसमें स्वान के स्कूल की रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो गाना गा रही है, जिसे सेओक्वू देखने नहीं जा पाया था। सेओक्वू वीडियो देखता है और वो महसूस करता है कि स्वान कितनी दुखी है, इसीलिए अब वो स्वान को उसके माँ के पास ले जाने का फैसला करता है। स्टेशन जाते वक्त वो कार में स्वान से उसके सिंगिंग के बारे में बात करता है, लेकिन तभी वो सड़क पर एक एम्बुलेंस से लगभग टकराने ही वाले होते हैं, लेकिन वो बच जाते हैं। स्वान आसमान से गिरते हुए जले हुए राख को नोटिस करती है और कार में से वो दूर एक बिल्डिंग को देखते हैं जिसमें आग लगी हुई थी। फिर हम स्टेशन पर ट्रेन को देखते हैं जो बुसान जाने के लिए तैयार हो रही थी। पायलट अपने केबिन में चलता है और ट्रेन अटेंडर भी तैयार हो रही हैं। यहाँ एक बेसबॉल टीम के प्लेयर्स हैं और इनकी एक चीयर लीडर है जिसका नाम जिन्ही है, जो अंदर आती है और अपने बॉयफ्रेंड योंगगुक के साथ बैठ जाती है। और दो बहनें भी हैं जिनका नाम इनगिल और जोंगिल है। सेओक्वू और उसकी बेटी भी ट्रेन में आ जाते हैं। फिर सेओक्वू अपने असिस्टेंट किम को कॉल करता है और बताता है कि वो कल लंच से पहले वापस आ जाएगा। अब ट्रेन बुसान के लिए छूटने वाली है, लेकिन उससे पहले एक घायल लड़की चुपके से दौड़ती हुई ट्रेन में घुस जाती है। ट्रेन के खिड़की से स्वान एक आदमी को स्टेशन वर्कर पर हमला करते हुए देखती है, पर वो समझ नहीं पाती कि क्या हुआ। और फिर हम ट्रेन में उस घायल लड़की को देखते हैं जिसके पैर में किसी के काटने का निशान होता है। इधर एक योनसुक नाम का आदमी एक अटेंडेंट को बताता है एक अजीब आदमी ट्रेन के बाथरूम में है और वो काफी देर से अंदर है। ये बात स्वान सुनती है और वो देखने जाती है कि आखिर वहाँ क्या हो रहा है। जब अटेंडर बाथरूम में
जाता है तो वो आदमी लगातार कहता है कि सभी लोग मरने वाले हैं, लेकिन अटेंडेंट कुछ समझ नहीं पाता कि वो क्या कह रहा है। और इधर वो घायल हुई लड़की ट्रेन के कंपार्टमेंट में चलती हुई बेहोश हो जाती है, लेकिन कोई भी उसे नोटिस नहीं करता। स्वान बाथरूम जाना चाहती है, लेकिन सांगवा उसे रोकते हुए कहता है कि इसमें उसकी वाइफ है, तुम अगले वाली बाथरूम में चली जाओ। इधर एक अटेंडेंट उस घायल लड़की को फड़फड़ाते हुए देखती है। वो तुरंत मेडिकल हेल्प के लिए दूसरे अटेंडेंट को बुलाती है। दूसरी तरफ सेओकू अपने फोन कॉल आने से जाग जाता है और वो नोटिस करता है कि स्वान वहाँ पर नहीं है। कॉल पर उसका असिस्टेंट किम उसे बताता है कि सर देश भर में कुछ हो रहा है। फिर वो फोन काट देता है। सेओकू उठता है और स्वान को खोजने जाता है। बोगी में पैसेंजर्स टीवी पर हो रही अफरा तफरी को देखते हैं। इस तरफ अटेंडेंट अपने चीफ को बुला ही रही होती है। उसका चीफ भी बोगी की तरफ दौड़ता हुआ आता है, लेकिन तभी वो घायल लड़की खड़ी हो जाती है जो कि अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो चुकी है और वो उस अटेंडेंट के ऊपर हमला कर देती है। अब वो ज़ॉम्बी लड़की अटेंडेंट के पीठ पर उसे काट रही थी और अटेंडेंट चलते हुए बेसबॉल टीम के बोगी में आ जाती है। सभी उन्हें देखकर डर जाते हैं। योंगगुक उस अटेंडेंट को बचाने जाता है, लेकिन अब अटेंडेंट भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाती है और वो दोनों ही बेसबॉल टीम पर हमला कर देते हैं। अब वहाँ पूरी तरह से अफरा तफरी मच जाती है। इधर सेओकू अपनी बेटी को ढूंढता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसे ढूंढ पाता, वो दूसरी बोगी में कुछ अजीब होता हुआ देखता है। वो देखता है कि चीफ अटेंडेंट सभी पैसेंजर्स को अगले बोगी में भागने के लिए कह रहा है। सेओकू चीफ अटेंडेंट के ऊपर ज़ॉम्बीज द्वारा हमला होते हुए देखता है और चीफ भी जल्द ही ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो जाता है। सेओकू स्वान को अपने पीछे देखता है। वो उसे पकड़ता है और वे दोनों ट्रेन में ज़ॉम्बीज के झुंड से बचने के लिए भागते हैं। इधर बाथरूम के बाहर सांगवा बोगी में कुछ होता हुआ देखता है और वो अपनी प्रेग्नेंट पत्नी से जल्दी बाहर निकलने के लिए कहता है, लेकिन तभी वो एक ज़ॉम्बी को एक लेडी को काटता हुआ देखता है। सांगवा उस लेडी को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज़ॉम्बी उसके ऊपर भी हमला कर देता है। सेओकू अपनी बेटी के साथ अगली बोगी में भागता है। सांगवा ज़ॉम्बीज को बाथरूम में बंद कर देता है और वो देखता है कि अब सारे ज़ॉम्बी उसकी तरफ आ रहे हैं। तभी वो अपनी पत्नी को भागने के लिए कहता है। बोगी में सभी टीवी पर शहर के लोगों को इन्फेक्टेड होता देखते हैं। ज़ॉम्बीज को अंदर आता देख सेओकू दरवाजा बंद करता है, लेकिन उसके चेहरे के सामने सियोंगजो और सांगवा आ जाते हैं। सेओकू उन्हें भी बोगी में अंदर ले लेता है और सांगवा दरवाजा बंद करके दरवाजे को पकड़ लेता है ताकि ज़ॉम्बीज अंदर न आ सकें। सेओकू ये नोटिस करता है कि ज़ॉम्बीज दरवाजा खोलना नहीं जानते और वो सांगवा को दरवाजा छोड़ने के लिए कहता है। तभी सियोंगजो महसूस करती है कि जब ज़ॉम्बी इंसानों को देखते हैं तभी वो उन पर हमला करते हैं, इसलिए सियोंगजो दरवाजे को पेपर से कवर कर देती है और इफेक्टिवली ज़ॉम्बीज को शांत कर देती है। फिर कैप्टन एक अनाउंसमेंट करता है कि वो ट्रेन को अगले स्टेशन में नहीं रुकेगा, इसलिए वहाँ मौजूद योन सुक कैप्टन से बात करता है। वो कहता है कि क्या तुम्हें पता नहीं है कि हमारे ट्रेन में क्या हो रहा है? ये जानते हुए भी तुम अगले स्टेशन में ट्रेन क्यों नहीं रोक रहे हो? कैप्टन कहता है कि मुझे पता है कि क्या हो रहा है, पर हमें ये ऑर्डर कंट्रोल सेंटर से आया है। फिर सेओकू को उसकी माँ का कॉल आता है। वो सेओकू से अपनी पोती का हमेशा ख्याल रखने के लिए कहती है। फिर उसकी माँ भी उससे बात करते हुए अजीब सी आवाज निकालने लगती है। सेओकू समझ जाता है कि उसकी माँ भी अब ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो गई है, पर वो ये बात स्वान को नहीं बताता। ट्रेन की स्पीड कम होती है और स्टेशन पर मौजूद लोग ट्रेन की खिड़कियों पर थपथपाते हुए मदद की भीख मांगते हैं, क्योंकि ज़ॉम्बीज उन पर भी हमला करके उन्हें खा रहे होते हैं। फिर ट्रेन के टीवी पर एक गवर्नमेंट ऑफिसर द्वारा ये अनाउंसमेंट किया जाता है कि कई शहरों में वायलेंट रायट्स भड़क गए हैं, इसीलिए गवर्नमेंट ने कई डिस्ट्रिक्ट्स को बंद कर दिया है। इधर बोगी में लोग सोशल मीडिया में देखते हैं कि लोग ज़ॉम्बीज के हमलों का शिकार हो रहे हैं। साथ ही सिटीजन्स को इन्फॉर्म करते हुए स्टेट ऑफ इमरजेंसी की अनाउंस्ड कर दी गई है। ऑफिसर कहते हैं कि सिटीजन्स झूठी खबरों पर विश्वास न करें, शांत रहें और घर पर रहें। फिर ट्रेन के लोगों को आगे बढ़ते हुए देखते हैं। स्वान अपने पिता सेओकू से कहती है कि उसकी माँ का कॉल लग नहीं रहा है, इसलिए वो उसे बैठाकर खुद अपनी वाइफ को कॉल करने की कोशिश करता है। वही इनगिल जोंगिल को उनके पास वाली सीट पर बैठा देती है और खुद खड़े रहती है। ये देख के स्वान इनगिल को अपनी सीट दे देती है। तभी सेओकू स्वान को आगे लेकर जाता है और लड़की को अपनी सीट दूसरों को देने के लिए डांटता है। वो कहता है कि इस तरह की स्थिति में हमें सबसे पहले अपने बारे में सोचना चाहिए। स्वान कहती है कि पापा, मुझे उनको देखकर दादी की याद आ गई।
इसके बाद कैप्टन एक अनाउंसमेंट करके उन्हें बताता है कि वो अब एक स्टेशन पर रुकेंगे जहां उनकी सिक्योरिटी के लिए आर्मी सोल्जर तैनात है। तभी सेओक्वू ये सुनता है कि योनसुक फोन पर किसी से पूछ रहा है कि कौन से शहरों में जाया जा सकता है, और ऐसा लगता है कि जिस स्टेशन में वो रुकेंगे वो सुरक्षित नहीं है। वो अपनी बेटी को वहीं रहने के लिए कहता है और दूसरी बोगी में एक कॉल करने जाता है। सांगवा लड़की से उसके पिता सेओक्वू के बारे में पूछता है और जब वो बताती है कि वो एक फंड मैनेजर है तो वो कहता है कि इसका मतलब है कि वो एक खून चूसने वाला आदमी है। बच्ची भी उसकी बात के सहमति में सिर हिलाती है और उसकी पत्नी उसे कुछ कैंडी देकर माहौल हल्का करने की कोशिश करती है। फिर वो उसे अपने बेबी को हाय कहने और पेट को छूने के लिए कहती है। स्वान बेबी की किक को महसूस करती है। इधर सेओक्वू अपने एक क्लाइंट को कॉल करता है जो उसकी मदद कर सकता है। वो उससे ऐसे शहर के बारे में पूछता है जहां वे सेफली रुक सके। इसके बदले में वो क्लाइंट को लाइफ टाइम के लिए शेयर मार्केट की टिप देने का ऑफर करता है और क्लाइंट मान जाता है और सेओक्वू को कहता है कि जब तुम स्टेशन में उतरो तो मेन स्क्वायर पर मत जाना बल्कि ईस्टर्न स्क्वायर पर जाना। मैं वहां अपने आदमियों को तुम्हें लेने के लिए वहां भेज रहा हूँ। सेओक्वू बोगी में बेघर आदमी को देखता है। इसके बाद ट्रेन उस स्टेशन में पहुँचती है जहाँ उनका इंतजार आर्मी सोल्जर कर रहे हैं, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। योनसुक पहले बाहर निकलता है। सेओक्वू और उसकी बेटी भी बाहर आते हैं। योंगगुक, जिन्ही और बाकी के बेसबॉल टीम बेसबॉल बैट्स के साथ ट्रेन से बाहर निकलते हैं। फिर अटेंडेंट कैप्टन को बोगी में ज़ॉम्बीज़ को दिखाता है। योनसुक कैप्टन से मिलता है और बताता है कि सिर्फ बुसान शहर ही एक ऐसा शहर है जहां वो सभी जाकर बच सकते हैं क्योंकि आर्मी ने ज़ॉम्बीज़ को वहां अभी तक हमला करने नहीं दिया है। कैप्टन सीधे बुसान जाने के लिए सहमत हो जाता है, लेकिन इससे पहले वो सभी पैसेंजर्स को ट्रेन में वापस लाना चाहता है। इस बीच सभी पैसेंजर्स खाली स्टेशन में इधर उधर जा रहे होते हैं। सेओक्वू भी स्वान के साथ एक कॉर्डन एरिया में जाता है ताकि वो सेफ जगह पर जा सकें। वही वो बेघर आदमी उनका पीछा करता है क्योंकि उसने सेओक्वू की कॉल वाली बात सुन ली थी और वो भी उनके साथ आना चाहता है। स्वान भी बाकी सभी लोगों को अपने साथ ले जाना चाहती है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि उसके पिता सेओक्वू उसे ऐसा नहीं करने देंगे। उसी समय वो एक आदमी को कॉरिडोर्स में दिखते हैं जहाँ सेओक्वू और स्वान खड़े होते हैं। वो बेघर आदमी सामने कॉरिडोर्स वाले आदमी के तरफ भागता है। सेओक्वू भी स्वान को वहीं रुकने के लिए कहता है और वो भी उधर चला जाता है। इधर जब पैसेंजर एस्केलेटर के नीचे पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि जो आर्मी उनके सिक्योरिटी के लिए वहां आई थी वो भी ज़ॉम्बी में बदल चुकी है। वो सभी ज़ॉम्बीज पैसेंजर्स पर हमला कर देते हैं, लेकिन सांगवा समय रहते अपनी पत्नी को सीढ़ियों के पार ले जाता है जिसे वो भाग सके। इधर सेओक्वू को अपने क्लाइंट का कॉल आता है। वो बताता है कि वो अपने आदमियों को उस तक नहीं पहुंचा सकता। तभी कॉरिडोर्स के तरफ से भी ज़ॉम्बीज आ जाते हैं। सेओक्वू वापस स्वान के पास भागता है। वहीं स्वान के ऊपर एक ज़ॉम्बी लगभग हमला कर ही देता है, लेकिन तभी सांगवा उस ज़ॉम्बी के कनपट पर एक घुसंड मारता है और वो स्वान को बचा लेता है। स्योंग स्वान को अपने साथ ले जाती है। इधर बेसबॉल टीम सभी लोगों का दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है और जैसे ही वो अंदर आते हैं वो सभी दरवाजा बंद कर देते हैं, लेकिन अंदर सेओक्वू के ऊपर एक ज़ॉम्बी चढ़ जाता है। वो ज़ॉम्बी को अपने ऊपर से हटाने की कोशिश करता है। तभी वो बेघर आदमी उसकी मदद करता है और दरवाजे की तरफ भागता है। सांगवा उन्हें देखता है और दरवाजा खोलकर उन्हें अपनी तरफ ले लेता है। अब वो सब मिलकर दरवाजे को बंद करने की कोशिश करते हैं। इधर सेयोंग ट्रेन पर पहुंच जाती है। तभी वो देखती है कि कुछ पैसेंजर्स बोगी में बंद ज़ॉम्बीज को खोल देते हैं और वो ज़ॉम्बी उन लोगों को बुरी तरह से मार रहे थे। अब वो सीढ़ियों से नीचे भागते हैं और पैसेंजर भी दूसरी तरफ से ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। अचानक ट्रेन के ऊपर वाली खिड़की टूटती है और सभी ज़ॉम्बीज ट्रेन में गिर जाते हैं। एक ज़ॉम्बी उन दोनों बहनों पर गिर जाता है, लेकिन सौभाग्य से उस ज़ॉम्बी का शरीर इतना टूट चुका होता है कि वो उनमें से किसी को नहीं पकड़ पाता। स्योंग और स्वान उनमें से एक बहन को ऑपोजिट डायरेक्शन में ले जाते हैं जिससे ज़ॉम्बी उनका पीछा करता है। जोंगगिल को अटेंडेंट और जिन्ही आगे वाले बोगी में चढ़ा लेते हैं और इधर इनगिल, स्वान और प्रेग्नेंट लेडी पीछे वाली बोगी में चढ़ जाते हैं और वो बेघर आदमी को भी अंदर ले लेते हैं। अब इससे पहले कि ज़ॉम्बीज उनके ऊपर हमला कर दे, इसलिए योनसुक अटेंडेंट से कहता है कि अगर हमें बचना है तो हमें ट्रेन को स्टार्ट करके जाना होगा। जिन्ही कहती है कि वो अभी नहीं जा सकते क्योंकि उसके दोस्त अभी भी बाहर हैं, लेकिन योनसुक के प्रेशर
देने पर अटेंडेंट लोको पायलट से बात करता है और ट्रेन को आगे बढ़ाने के लिए कहता है। इस बीच स्टेशन पर सांगवा दरवाजे को बंद कर देता है, पर ज़ॉम्बी ग्लास के दरवाजे को तोड़कर उनके पीछे लग जाते हैं। वो सभी भागते हैं और वो देखते हैं कि ट्रेन अब स्टार्ट होकर आगे बढ़ रही है। वो और तेज भागते हैं, लेकिन जब वो सीढ़ियों के नीचे पहुंचते हैं तो 2 बेसबॉल प्लेयर्स पर ज़ॉम्बी हमला कर देते हैं। योंगगूक अपने दोस्तों को मरता देख वहीं जम जाता है, लेकिन सेओक्वू उसे उठाकर दौड़ाता है और फिर वो जल्दी से ट्रेन के अंदर आ जाते हैं। पर सांगवा अभी भी पीछे रह जाता है और सेओक्वू उसे ट्रेन के अंदर लेने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन सांगवा एक बेस बैट और शील्ड उठाता है, जिससे वो सेओक्वू के पीछे वाले ज़ॉम्बीज को मारकर उसे बचाता है और आखिरकार वो भी ट्रेन के अंदर चढ़ जाता है। इस बीच लोको पायलट कंट्रोल सेंटर में कॉल करता है और पूछता है कि क्या बुसान जाने के लिए कोई खुला हुआ रास्ता है। कंट्रोल सेंटर वाले कहते हैं कि वो जल्द ही स्टेशन से संपर्क होने पर उसे अपडेट कर देंगे। दूसरी तरफ सियोंग के बोगी से 2 ज़ॉम्बीज निकलते हैं। वो एक खुला बाथरूम देखती है और सभी को धीरे से बाथरूम के अंदर चलने के लिए बोलती है। फिर जब सियोंग अंदर कदम रखती है तो एक ज़ॉम्बी उस पर हमला कर देता है, पर वो मुश्किल से दरवाजा बंद करके दरवाजे को पकड़ लेते हैं। ट्रेन के दूसरे बोगी में सभी लोग कांच के दरवाजों पर गैस को डाल देते हैं, जिसे ज़ॉम्बीज उन्हें देख न सके। फिर लोको पायलट ये अनाउंसमेंट करता है कि वो अब सीधे बुसान की ओर जा रहे हैं। तभी जिन्ही को योंगगुक का कॉल आता है और वो कहता है कि उसे रिग्रेट है क्योंकि उसके दोस्त में से अब कोई भी जीवित नहीं बचा। सेओक्वू भी अपनी बेटी को कॉल करने की कोशिश कर रहा होता है। तभी वो सांगवा के फोन पर स्वान की आवाज सुनता है। सांगवा उनसे उनकी लोकेशन पूछता है और वो बताती है कि वो इस वक्त बोगी नंबर 13 में एक बाथरूम में फंसे हुए हैं। सेओक्वू आगे जाना चाहता है, पर स्वान उसे कहता है कि अगर हम वहाँ चले भी गए तो हम जिंदा वापस नहीं आ पाएंगे। योंगगुक उन्हें बताता है कि जिन्ही और बाकी के लोग बोगी नंबर 15 में हैं और ये तीनों इस वक्त बोगी नंबर 9 में होते हैं। मतलब अब इनको बोगी नंबर 10, 11 और 12 को पार करके स्वान और सियोंग के ग्रुप को बचाना है। फिर इन्हें बोगी नंबर 14 को पार करके बोगी 15 में जाना है, जहां जिन्ही और बाकी के लोग हैं। अब सांगवा एक स्ट्रेटेजी बनाता है कि अब वो टनल खत्म होते ही ज़ॉम्बीज पर अटैक करेंगे। सांगवा खुद को सबसे आगे रखेगा, योंगगुक को बीच में और सेओक्वू को पीछे। टनल खत्म होते ही ज़ॉम्बी उन्हें देख लेते हैं, पर तीनों ज़ॉम्बीज से लड़ने चले जाते हैं। सांगवा अपने नंगे हाथों से ज़ॉम्बीज को पेलना शुरू कर देता है और सेओक्वू उसके साइड से उसकी मदद करता है। योंगगुक भी अपने बेस बैट का इस्तेमाल हथियार के रूप में करता है और वो तीनों एक अनडिफीटेड टीम की तरह लड़ते हैं। अब वो लोग अगली बोगी पर आते हैं, जहां पूरी की पूरी बेसबॉल प्लेयर्स की टीम ज़ॉम्बीज में बदल गई थी। अपने दोस्तों को इस हाल में देखकर योंगगुक वहीं फिर से जम जाता है। सांगवा उसे धक्का देकर अलग कर देता है और ज़ॉम्बीज से लड़ता है। सेओक्वू उन प्लेयर्स का बेस बैट निकालता है और वो भी उनसे लड़ने की कोशिश करता है। दोनों ज़ॉम्बीज के साथ लड़ने में स्ट्रगल कर रहे होते हैं और योंगगुक उन्हें देखते ही रहता है। वो कुछ भी नहीं कर पाता। अचानक वो एक टनल से गुजरते हैं और तभी ज़ॉम्बीज शांत हो जाते हैं। दरअसल जब ट्रेन सुरंग में होती है तो ट्रेन में अंधेरा हो जाता है और अंधेरे में ज़ॉम्बीज कुछ भी नहीं देख सकते। सेओक्वू बेस बैट से एक दूसरी जगह पर मारता है, जिसकी आवाज को ज़ॉम्बीज फॉलो करते हैं और वो तीनों उस बोगी से भागने में सफल होते हैं। अब वो बोगी नंबर 11 और 12 के बीच में होते हैं। वो थोड़ा आराम करते हैं। सांगवा फिर से आगे बढ़ने के लिए बोलता है, पर सेओक्वू सांगवा से उसका फोन मांगता है। जैसे ही ट्रेन सुरंग में जाती है तो सेओक्वू एक फोन को ऑपोजिट साइड में फेंक के उसमें कॉल करता है और ज़ॉम्बी उस तरफ चले जाते हैं। इसीलिए वो बिना लड़े बोगी 12 से 13 तक आ जाते हैं। वो बाथरूम में जाते हैं और वो सभी एक दूसरे को देखकर खुश हो जाते हैं। तभी ट्रेन सुरंग से बाहर आ जाती है और वो तीनों एक दूसरे बाथरूम के अंदर चले जाते हैं। फिर सेओक्वू यह पता लगाता है कि उन्हें अगले टनल तक जाने में कितना टाइम लगेगा और योंगगुक बोगी नंबर 15 में जिन्ही को मैसेज करता है। जिन्ही मैसेज देखकर खुश हो जाती है कि वो लोग अभी भी जिंदा है और उनकी बोगी पर आ रहे हैं। इसलिए वो अपने बोगी के लोगों को ये बताती है कि मेरे दोस्त अभी भी जिंदा है और वो लोग यहाँ आने वाले हैं। तभी योनसुक सभी को कहता है कि हमें उन लोगों को अपने बोगी में नहीं आने देना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि वो लोग
ज़ॉम्बीज से इन्फेक्टेड हों। बाकी के लोग भी उसके बात से सहमत होते हैं। जिन्ही अटेंडेंट से सभी लोगों को समझाने की और अपने दोस्तों की मदद करने की भीख मांगती है, लेकिन वो भी योन सुक की बात से सहमत होता है। वहीं इस तरफ जब ट्रेन टनल में पहुंचती है तो सभी लोग बाथरूम से बाहर आ जाते हैं, पर अब इनकी बोगी में बहुत सारे ज़ॉम्बीज हैं और उन्हें सुरंग खत्म होने से पहले इस बोगी से दूसरे बोगी में जाना है। सेओक्वू ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाता है। फिर सभी लोग सामान रखने वाली जगह से रेंगते हुए बोगी के दूसरे तरफ आ जाते हैं और वो सभी बोगी नंबर 14 में चले जाते हैं, पर वो बेघर आदमी वहीं फंस जाता है और सेओक्वू उसकी मदद के लिए उसके पास जाता है, पर ट्रेन सुरंग से बाहर आ जाती है और वहाँ उजाला हो जाता है तो वो दोनों सीट के बीच में छुप जाते हैं। एक ज़ॉम्बी लगभग उन्हें देख ही लेता है, पर वो फिर से वापस चला जाता है। अब सेओक्वू भागने के लिए गिनती करता है, लेकिन वो बेघर आदमी एक सोडा कैन पर पैर रख देता है, जिसकी आवाज से ज़ॉम्बीज अट्रैक्ट होते हैं। पर सेओक्वू और बेघर आदमी दौड़कर दरवाजे के पार चले जाते हैं और सांगवा दरवाजे को बंद कर देता है, पर दरवाजे पर एक ज़ॉम्बी का सर फंस जाता है। योंगगुक अपनी जिन्ही को दूसरी बोगी में फोन करता है, लेकिन बोगी 15 के लोगों ने अपनी तरफ से दरवाजे को बंद कर लिया था और जिन्ही को पकड़ भी लिया था ताकि वो दरवाजा न खोल सके। इधर सेओक्वू सांगवा के साथ ज़ॉम्बी वाले दरवाजे को पकड़े हुए था ताकि ज़ॉम्बी अंदर न आ सके और योंगगुक बोगी नंबर 15 के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश करता है, पर अचानक दरवाजे में फंसा वो ज़ॉम्बी सांगवा को काट लेता है और अब सांगवा भी इन्फेक्टेड हो चुका है। तभी योंगगुक दूसरे बोगी के दरवाजे को तोड़ देता है और योंगगुक अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन योन सुक दरवाजा पकड़ लेता है। बोगी के इस तरफ वाले सभी लोग योन सुक की मदद करते हैं ताकि वो अंदर न आ सके, पर जोंग गिल और जिन्ही अंदर से उन लोगों से लड़ती हैं ताकि वो उन्हें अंदर आने दे। इस तरफ प्रेग्नेंट सियोंग अपने पति सांगवा के पास जाने लगती है, लेकिन सांगवा उसे दूर रहने के लिए कहता है। फिर वो सेओक्वू से कहता है, तुम यहाँ से मेरे वाइफ को ले जाओ क्योंकि मैं अब इन्हें और नहीं रोक सकता, मैं थक रहा हूँ। साथ ही सांगवा सेओक्वू से कहता है कि मेरी वाइफ का ख्याल रखना, और सेओक्वू सांगवा से उसे न बचा पाने के लिए माफी मांगता है। अचानक दरवाजा टूट जाता है और सेओक्वू को स्योंग को लेकर जाना पड़ता है, पर सांगवा वहीं रुककर ज़ॉम्बीज से अकेला ही लड़ता है। वो सभी ज़ॉम्बीज को रोकता है और हम देखते हैं कि अब वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट हो रहा है। इधर योंगगुक दरवाजा खोलने में कामयाब हो जाता है और अंदर आता है। सेओक्वू अपनी बेटी और स्योंग को पकड़कर अंदर ले जाता है, लेकिन तभी जॉन गिल इन गिल को देखती है। इन गिल उसे देखकर अंदर भागती है, पर वो बच नहीं पाती। दरअसल इन दोनों बहनों ने एक दूसरे को मरा हुआ समझ लिया था। सेओक्वू दरवाजा बंद कर देता है और तुरंत जाकर योन सुक को पेलता है। वो उसे बहुत गाली देता है क्योंकि उसी के वजह से वो सांगवा और इन गिल को नहीं बचा पाया। लेकिन अब योन सुक सभी से कहता है कि सेओक्वू और उसके साथ वाले सभी लोग इन्फेक्टेड हैं और वो अटेंडेंट से उन्हें वेस्टिब्यूल में भेजने के लिए कहता है। साथ ही बोगी नंबर 15 के सभी पैसेंजर्स भी उन्हें वेस्टिब्यूल में जाने के लिए कहते हैं। फिर सभी वहाँ से चले जाते हैं और जिन्हें भी उन लोगों के साथ नहीं रहना चाहती थी, इसलिए वो योंगगुक के साथ चली जाती है। अब सभी बोगी नंबर 15 के पैसेंजर्स उन्हें वेस्टिब्यूल के अंदर बंद कर देते हैं, पर जोंग गिल अपनी बहन इन गिल को देखती है जो कि अब ज़ॉम्बी बन चुकी है और वो उसे देखकर इमोशनल हो जाती है और वो ज़ॉम्बीज वाले दरवाजे को अपने तरफ से खोलने जाती है और किसी के रोकने से पहले ही वो दरवाजा खोल देती है और बोगी नंबर 15 के पैसेंजर्स पर ज़ॉम्बीज अटैक कर देते हैं। इस बीच लोको पायलट कंट्रोल रूम से बुसान की स्थिति के बारे में पूछता है, पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। लेकिन वो शहर में जलती हुई आग को देखता है जिससे उसे वहाँ की तबाही का अंदाज लग जाता है। फिर आखिरकार सेओक्वू अपनी बेटी से बात करता है। वो कहता है कि बेटा, मैं तुम्हारे इस जन्मदिन पर तुमको तुम्हारे माँ के पास जरूर लेकर जाऊंगा। बाद में सेओक्वू को अपने असिस्टेंट किम का फोन आता है जो बताता है कि सर बुसान सभी शहरों में से सबसे सिक्योर जगह है। साथ ही वो ये भी बताता है कि जिस वायरस से लोग इन्फेक्ट हो रहे हैं वो वायरस उसी बायोटेक डिस्ट्रिक्ट नाम के कंपनी की है जिसके शेयर्स हमने बेच दिए थे। ये सुनकर सेओक्वू रोने लगता है और इन सब चीजों का जिम्मेदार अपने आप को मानता है। याद है ना दोस्तों, मैंने कहा था कि ये शेयर्स वाली बात याद रखना। दरअसल जब इन लोगों ने शेयर्स को बेचा तो कंपनी तुरंत ही डूब गई और इसीलिए उन्होंने ये ज़ॉम्बी वाली गैस को शहर में छोड़ दिया जिससे लोग ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होते गए। खैर, ट्रेन अचानक रुक जाती है क्योंकि सामने ट्रैक को जाम कर दिया गया था।
लोको पायलट अनाउंसमेंट करता है कि सामने ट्रैक खराब होने के कारण हमें इस ट्रेन से उतरना होगा और जितने भी बचे हुए लोग हैं वो स्टेशन के लेफ्ट साइड पर आ जाएं। इस अनाउंसमेंट के बाद मैं एक दूसरी ट्रेन को इस स्टेशन के लेफ्ट ट्रैक पर लगा दूंगा। इधर हम योन सुक और अटेंडेंट को भी देखते हैं जो बाथरूम में छिपकर ज़ॉम्बी के हमले से बच गए थे। लोको पायलट नीचे उतरकर पहली ट्रेन की जांच करता है क्योंकि वो ट्रेन ज़ॉम्बीज से भरी होती है, तो वो दूसरी ट्रेन ढूंढने जाता है। इधर सेओक्वू बाकी लोगों से कहता है कि हमें भी पायलट द्वारा बताए गए रास्ते में जाकर ट्रेन के पास जाना होगा। इस बीच लोको पायलट को एक खाली ट्रेन मिलती है और वो उसे लोगों के लिए तैयार करता है। इधर पहली ट्रेन में योन सुक और अटेंडेंट बाथरूम में अभी तक फंसे होते हैं। योन सुक अटेंडेंट को पहले जाने के लिए कहता है और उसे ज़ॉम्बीज के सामने धक्का देकर भाग जाता है। इस बीच एक जलती हुई ट्रेन आती है और जहां योंगगूक, जिन्ही, सिओक्वू, सुआन, सियोंग और बेघर आदमी लोग थे उन ट्रेनों से टकरा जाती है और उन्हें अलग कर देती है। योंगगूक जिन्ही को एक ट्रेन में ले जाता है और जब वो दरवाजा खोलने की कोशिश करता है तभी योन सुक अंदर आ जाता है जिसके पीछे ज़ॉम्बी था। वो जिन्ही को ज़ॉम्बी के ऊपर धक्का दे देता है और योंगगूक को ज़ॉम्बी से लड़ने के लिए छोड़ देता है और वो भाग जाता है। फिर योंगगूक ज़ॉम्बी को जिन्ही से दूर करता है और अब जिन्ही भी ज़ॉम्बी का शिकार होकर खुद योंगगूक के हाथों में ज़ॉम्बी में बदलने लगती है और फिर वो योंगगूक को भी काट लेती है। दूसरी तरफ स्वान सिओक्वू को बेहोशी से जगाती है। स्वान, सिओक्वू, सियोंग और बेघर आदमी ज़ॉम्बीज के ट्रेन के नीचे फंसे होते हैं। इधर योन सुक चलती ट्रेन की तरफ भागता है। उसका पैर मुड़ने की वजह से वो वहीं गिर जाता है और जब लोको पायलट उसकी मदद करने के लिए आता है तो ये कमीना एक बार फिर उसे भी पीछे छोड़कर भाग जाता है। इस तरफ ट्रेन धीरे धीरे गिर रही थी लेकिन सिओक्वू बाहर निकलने का रास्ता खोज लेता है। जैसे ही वो बाहर आकर दूसरे लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए मुड़ता है तभी ट्रेन का एक भारी भरकम हिस्सा गिरता है और वो रास्ते को बंद कर देता है। तभी ज़ॉम्बीज भी ट्रेन की खिड़कियों को तोड़ते हुए बाहर आते हैं लेकिन वो बेघर आदमी कैसे भी करके ज़ॉम्बीज को रोकने की कोशिश करता है। इतने में सिओक्वू भी उस ट्रेन के हिस्से को हटाकर रास्ते को खोल देता है और वो उन दोनों को बाहर निकाल लेता है और यहाँ वो बेचारा बेघर आदमी अपने आप की सैक्रिफाइस देके स्वान और सियोंग को बचा लेता है। अब सिओक्वू, सियोंग और स्वान ज़ॉम्बीज से बचते हुए चलती ट्रेन की ओर भागते हैं और स्टेशन के सभी ज़ॉम्बी उन तीनों की ओर दौड़ते हैं। सारे ज़ॉम्बी एक दूसरे पर चढ़ते हुए उनका पीछा करते हैं पर कैसे भी करके ये तीनों ट्रेन में चढ़ जाते हैं लेकिन ज़ॉम्बी भी ट्रेन में चढ़ने की कोशिश करते हैं। ज़ॉम्बीज ट्रेन को कसकर पकड़े रहते हैं और सिओक्वू उन्हें लात मारकर उनके पकड़ को छुड़वाने की कोशिश करता है। आखिरकार सिओक्वू ज़ॉम्बीज का हाथ ट्रेन से छुड़वाने में सफल हो जाता है। अब वो तीनों लोको पायलट की तलाश करते हुए केबिन में जाते हैं लेकिन उसकी जगह केबिन में से योन सुक निकलता है जो कि ज़ॉम्बीज द्वारा इन्फेक्टेड हो चुका है और आधा ज़ॉम्बी में बदल भी चुका है। वो सिओक्वू से कहता है कि तुम मुझे मेरे घर लेकर चलो क्योंकि मेरी माँ मेरा इंतजार कर रही होगी। ऐसा कहकर वो रोने लगता है और तभी वो पूरा ज़ॉम्बी में बदल जाता है और सिओक्वू के ऊपर हमला कर देता है। सिओक्वू उससे लड़ता है। सिओक्वू योन सुक को पकड़ लेता है पर योन सुक सिओक्वू को काट लेता है। सिओक्वू खुद को ट्रेन से बांध लेता है और कैसे भी करके वो योन सुक को ट्रेन के नीचे फेंक देता है और अब सिओक्वू को ये एहसास होता है कि अब वो भी ज़ॉम्बी में कन्वर्ट होने वाला है। इसलिए बदलने से पहले वो स्वान और सियोंग को केबिन के अंदर ले जाता है और बताता है कि ट्रेन को ब्रेक कैसे लगाना है। सिओक्वू अपनी बेटी से कहता है कि स्वान तुम सियोंग के साथ रहना और बुसान जाकर अपने माँ के पास चली जाना। मैंने बोला था ना कि इस जन्मदिन पर मैं तुम्हें तुम्हारी माँ से जरूर मिलवाऊंगा। ये सीन बहुत इमोशनल है दोस्तों। स्वान अपने पिता को जाने नहीं देना चाहती थी लेकिन सिओक्वू ज़ॉम्बी में बदलने से पहले स्वान की पकड़ से खुद को छुड़ा लेता है और केबिन से बाहर निकल जाता है। स्वान अपने पिता को उसे छोड़कर जाते हुए देख पीछे बहुत रोती है। सिओक्वू भी इधर बहुत रोता है और वो ज़ॉम्बी में बदलने लगता है और हंसते हुए वो स्वान के पैदा होने का दिन याद करता है। फिर वो ट्रेन से कूद जाता है। ये सीन सच में बहुत ही इमोशनल है। आप सभी एक बार इस मूवी को जरूर देखिएगा। इसके बाद सियोंग और स्वान को ट्रेन को एक टनल के सामने रोकना पड़ता है क्योंकि ट्रैक पर बहुत सारा मलबा और डेड बॉडीज पड़ी हुई थी। वो दोनों मलबे और लाशों के बीच पैदल चलते हैं और दोनों उस अंधेरी टनल के अंदर जाते हैं और दूसरी तरफ आर्मी होती है जो अपने स्नाइपर से उनको आते हुए देखती है। लेकिन सोल्जर्स को ये बिल्कुल भी पता नहीं था कि वो दोनों इन्फेक्टेड हैं या नहीं। पर सोल्जर को ऑर्डर आता है कि उन दोनों को मार दिया जाए। पर तभी स्वान अपने उसी गाने को गाने लगती है जिसे वो स्कूल में गा रही थी, जिससे सोल्जर को पता लग जाता है कि ये लोग इन्फेक्टेड नहीं है
हैं और वो उन्हें बचा लेते हैं। इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। इसका अगला पार्ट हम जल्द ही लेकर आएंगे। धन्यवाद।